तो हम लोग फर्स्ट लेक्चर देखने के बाद सेकंड लेक्चर में हम लोगों को देखना क्या है, उसको वन बाय वन बोर्ड पर हम लिखे हुए हैं। फर्स्ट लिखे हैं दो चरों में रैखिक समीकरण युग्म का आलेखीय निरूपण। यानी कि अब हम लोग को उस आलेख पर विचार करने हैं जो दो चर में रैखिक समीकरण है, उनके पेयर की बात करनी है और उनके पेयर का हमें आलेख बनाना है। तो देखते हैं कि ये क्या होता है, फिर उसके बाद सेकंड थर्ड पर विचार करेंगे। तो जो दो चर में रैखिक समीकरण युग्म होता है उसका जब हम ग्राफ प्लॉट करते हैं तो उसकी तीन स्थितियां पॉसिबल होती हैं। फर्स्ट, या तो मैं इसको विचार कर रहा हूँ, वो या तो ये हमारा एक्स एक्सिस है ये और ये है वाई एक्सिस। वो या तो जो ग्राफ हमारा है वह प्रतिच्छेद कर सकते हैं। हम लोग जानते हैं कि जो रैखिक समीकरण होता है उसका जब हम ग्राफ प्लॉट करते हैं तो वह एक लाइन बनती है, वह एक रेखा बनती है। तो जब समीकरण युग्म होंगे तो दो रेखाएं बनेंगी। वो दो रेखाएं, एक फर्स्ट कंडीशन है, या तो वह कट कर सकती हैं। सेकंड कंडीशन हो सकती है पैरेलल हो सकती है और थर्ड कंडीशन हो सकती है संपाती हो सकती है। तो जब हम जो है दो चर में रैखिक समीकरण युग्म का ग्राफ प्लॉट करते हैं तो तीन स्थितियां पॉसिबल होती हैं। फर्स्ट, कट करेंगे, मतलब जब ग्राफ बनाएंगे तो वो प्रतिच्छेद करेंगे। सेकंड, पैरेलल होंगे और थर्ड, संपाती होगी। जब ये कंडीशन होती है तो इसके अगर हम सॉल्यूशन की बात करते हैं तो उस समीकरण दो चर में रैखिक समीकरण युग्म का जो हल होता है वह यूनिक होता है, जिसे हम अद्वितीय कहते हैं। मतलब कि दूसरा कोई हल नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ एक सॉल्यूशन हमको मिलता है। और ये जो कंडीशन होती है इस मतलब कि ऐसा जब ग्राफ प्लॉट हो जाता है इस कंडीशन में कोई सॉल्यूशन हमको नहीं मिलता है, क्योंकि ये रेखा कुछ यहाँ होती है और ये इसमें यहाँ पर होती है, वह एक दूसरे को एक भी बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं करते हैं, इसलिए इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होता है, इसका कोई हल नहीं होता है। अब जब एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा होती है, इस कंडीशन में दोनों रेखाओं का जो सॉल्यूशन होता है वह अनंत होता है। तो हमको बस दो चरों में जो रैखिक समीकरण युग्म था उसके आलेखीय निरूपण की बात करनी थी कि जो उसका हम आलेख बनाते हैं वो कैसा होता है। अब बात करते हैं हम सेकंड, रैखिक समीकरण युग्म का ग्राफीय विधि से हल। ये क्या होता है रैखिक समीकरण युग्म का ग्राफीय विधि से हल, तो उस पर हम विचार करेंगे। तो सेकेंड पॉइंट हमारा जो है रैखिक समीकरण युग्म का ग्राफीय या आलेखीय विधि से हल को समझने के लिए हम उसके लिए एक रैखिक समीकरण युग्म का एग्जाम्पल लिए हुए हैं। इसको हम सॉल्व करेंगे कि कैसे जो है कि इसको आलेखीय विधि से हम लोग हल करेंगे। तो इसको मैं फर्स्ट डाल दे रहा हूँ इक्वेशन, या नहीं डालेंगे तो भी कोई बात नहीं है। करते क्या है इसमें कि ये जो हमारी रैखिक समीकरण युग्म का हम ये एग्जाम्पल लिए हुए हैं, इसको ग्राफीय विधि से सॉल्व करने के लिए फर्स्ट इस लाइन पर, इसको इसलिए मैं समीकरण एक लिखा था, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ एक पर कम से कम 2 पॉइंट चूज करते हैं। 2 पॉइंट इसलिए चूज करते हैं कि उस दो लाइन के सहारे हम जो है कि इस लाइन का ग्राफ प्लॉट कर सकें। तो इसलिए 2 पॉइंट हमको मिलना जरूरी है। अगर हमारे पास 2 पॉइंट इस लाइन पर नहीं मिलेगा तो हम इसका ग्राफ प्लॉट नहीं कर पाएंगे, कम से कम 2 पॉइंट। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ x और यहाँ पर लिख देता हूँ y। x का कोई भी मान अपने मन से चूज किया जा सकता है, x का कोई भी मान ले सकते हैं। सपोज कर लो कि मैं कितना लिया, चलो मैं ले रहा हूँ, कितना है वो 0 लिखता हूँ। x का मान इसमें जब 0 हम पुट करेंगे तो 2 × 0 + y
बराबर 7, यानी कि y बराबर कितना आ जाएगा 7। तो यहाँ पर y की वैल्यू आ गई, मतलब x का मान 0 के करेस्पॉन्डिंग y की वैल्यू 7। सेकंड, x का कोई भी मान अपने मन से फिर दूसरा कोई चूज कर लेते हैं, कोई भी चूज कर लेते हैं। चलो 1 चूज कर लें, चलो 1 चूज करके जब x का मान 1 रखेंगे तो 2 1 जा 2 और 2 को इधर कर देंगे, y का मान 5। यहाँ पर लिख देंगे 1 की करेस्पॉन्डिंग 5। ठीक, अब सेकंड यहाँ पर इस इक्वेशन का नाम मैं 2 लिख लेता हूँ और यहाँ पर लिख लेता हूँ 2। फिर वही टेबल बनाएंगे और टेबल में x थोड़ा सा एक मैं और यहाँ पर छोड़ देता हूँ, बाद में इसको मैं फिल करूंगा। यहाँ पर लिख लेता हूँ x और यहाँ पर लिख लेता हूँ y। x का मान कोई भी मान अपने मन से चुनाव कर लेते हैं, कितना ले लें 4, चलो 4 ले लेते हैं। वैसे यहाँ पर देखकर भी हम काम करते हैं ताकि जो है कि भिन्नात्मक वैल्यू न मिले जिससे हमको ग्राफ प्लॉट करने में दिक्कत हो। तो यहाँ पर अगर मैं ले लेता हूँ x का मान 4 को जब यहाँ पर घटाएंगे तो ये जाकर के 4 बनेगा और 2 से कट जाएगा, यानी कि 4 हमारे लिए ठीक रहेगा। x का मान जब 4 लेंगे तो y का मान उसके करेस्पॉन्डिंग 2 आएगा। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ 2। अब कोई और x का मान एक और हम प्लॉट कर लेते हैं। अगर सपोज कर लो कि हम 2 ले लेते हैं तो 2 जाकर के इधर घटेगा, 6 हो जाएगा, 2 से 6 कट जाएगा। ठीक है, ये भी चलो मैं 2 लेता हूँ, 2 पर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। अच्छा, और एक मैं छोड़ा हूँ, वो किस लिए छोड़ा हूँ मैं बाद में फिर इस पर बात करूंगा। तो देखो, अब हम ग्राफ प्लॉट करेंगे, लेकिन ग्राफ प्लॉट करने से पहले थोड़ा सा हम एक बात और बताए थे कि ऐसे सवालों को हल करने के लिए हमको ग्राफ पेपर की आवश्यकता होती है। ग्राफ पेपर पर हम, क्योंकि हमारे पास एक ग्राफ पेपर है नहीं, इस पर हम बताएंगे तो अपने तरीके से बताएंगे कि हमारा तरीका क्या होना चाहिए। और परीक्षा में भी हम लोग को ग्राफ पेपर, अगर मान करके चलो कि ग्राफ पेपर हमको नहीं मिलता है तो हम इसी विधि का यूज करेंगे जो हम बताने जा रहे हैं। और नहीं तो हम क्लास में अगर पढ़ रहे हैं तो क्लास में हमारे पास ग्राफ पेपर रहेगा और ग्राफ पेपर पर हम लोग ग्राफ प्लॉट करेंगे। ग्राफ प्लॉट करने के बाद हम बता देंगे कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा। लेकिन अब इस पर हमें करने के लिए, इसके सॉल्यूशन के लिए अब हम बताते हैं कि हम लोगों को करना क्या पड़ेगा। तो फर्स्ट काम हम फिगर बनाएंगे और फिगर बनाने के बाद सॉल्यूशन बताएंगे। सॉल्यूशन या पहले मैं हम क्या करेंगे कि रफली इसको सॉल्व कर लेंगे कि x का मान और y का मान क्या आता है, क्योंकि हमारे पास जो 2 चर में रैखिक समीकरण युग्म होता है उसको सॉल्व करने की 5 विधियां होती हैं। तो उस 5 विधियों में से एक विधि होती है आलेखीय विधि। तो आलेखीय विधि को छोड़ करके अन्य विधि अगर हम क्लास 8 में पढ़ चुके हैं तो उस विधि से हम सॉल्व कर लेते हैं कि x और y का मान हल करने पर क्या आएगा। तो इसको हल करके हम लोग देखते हैं कि x और y का मान क्या आता है। तो अभी अभी हम लोगों ने चेक किया है कि इसको सॉल्व करने पर अन्य जो 4 मेथड है हमारे पास ग्राफीय विधि के अलावा, उसको देखने पर, उसे सॉल्व करने पर x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 3 आ रही है। तो इसलिए मैं यहाँ पर ये जो खाना में छोड़ा था उसी लिए कि जो सॉल्यूशन होता है वो एक पॉइंट यहाँ पर रख लेते हैं। तो x का मान 2 मैंने ऑलरेडी यहाँ पर रखा हुआ है, जिस पर y की वैल्यू 3 आई है, तो इसमें हो चुका है, बस इसमें पॉइंट हम लोग देखेंगे, रख लेंगे। x का मान 2 रख लेते हैं और x का मान जब 2 रखेंगे फर्स्ट में तो y का मान 3 आएगा, रख सकते हो। तो यहाँ पर कितना रख लेंगे। अब उसके बाद बस मैं ये इसलिए छोड़ा था कि यहाँ पर वो पॉइंट रख लेते हैं जो दोनों हमारे पास ये जो रैखिक समीकरण युग्म है जो उसका सॉल्यूशन होता है, इसलिए मैं एक पॉइंट छोड़ा था। अब यहाँ पर हम ग्राफ प्लॉट करते कैसे हैं ये देखा जाए। तो फर्स्ट हम जो है, अगर हमारे पास ग्राफ पेपर होगा तो उस ग्राफ पेपर में एक मोटी लाइन से ये बनाया होता है, जिसको हम, ये जो क्षैतिज होता है उसको x एक्सिस मानते हैं और जो ये ऊर्ध्वाधर होता है उसको y एक्सिस मानते हैं। जहाँ पर दोनों एक दूसरे को कट किए रहते हैं उसको ओरिजिन माना जाता है, वो से भी डिनोट करते हैं। और पॉइंट इसका होता है, इसका कोऑर्डिनेट होता है 0 0, ये x एक्सिस होता है, ये y एक्सिस होता है। और बाकी सब हम लोग फर्स्ट लेक्चर में जान ही चुके हैं। तो अब इसमें जो है हमको
फिगर बनाने के लिए पैमाना की आवश्यकता पड़ती है। बार बार इतने छोटे पॉइंट हम लोगों को नहीं मिलते हैं। अगर छोटा पॉइंट है, बड़ा पॉइंट है, तो फिगर बनाने के लिए हम लोगों को जो है कि एक पैमाना मानना पड़ता है, ताकि जो है कि हम अपने उस ग्राफ पेपर में ही कितनी भी बड़ी वैल्यू क्यों न दिया हो, हम इसमें समेट सकें। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो बहुत बड़ा मान नहीं दिख रहा है, अधिकतम 7 तक दिख रहा है। ठीक है, तो वही बस यहाँ पर लिख देंगे कि x अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर 1 है, क्योंकि उसमें जो ग्राफ पेपर होता है उसमें 1-1 सेंटीमीटर पर जो है कि लाइनें ऐसे खींची गई होती हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे पैमाना 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई। ये लिखना जरूरी होता है क्योंकि बार बार ये बहुत बड़े से बड़े माने यहाँ पर हो सकता है 2000, 4000, 6000 भी हो सकता है, तो हमारे खाने यहाँ पर नहीं मिलेंगे हमको 2000, 6000, 8000। तो उसी के हिसाब से हम लोगों को पैमाना मानना पड़ता है ताकि हमारा जो इसमें सेट हो सके। तो 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई यहाँ पर लिख सकते हैं। यहाँ पर इसके पीछे x अक्ष पर यहाँ पर x अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई, और फिर y अक्ष पर भी वही हो जाएगा, y अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई। अब देखते हैं हम लोग कि ये जो है ग्राफ बनाने के लिए पॉइंट लिए हैं, ये दोनों पॉइंट देख लेते हैं, कोई ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो 1,5 यानी x का मान 1, y का मान 5। तो यहाँ पर देखो पहले तो हम देख लेते हैं कि y एक्सिस पर अधिकतम जो डिस्टेंस है वो 7 है। चाहे अगर इसको हम छोड़ लेते हैं तो अधिकतम कितनी डिस्टेंस लेनी है, 5 यूनिट की है, चाहे 5। यहाँ पर ये जो है 5 लेना है, 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई के, तो 5 इकाई हमको लेना है। तो 5 इकाई y एक्सिस पर 5 के, देखो निगेटिव डायरेक्शन में कोई नहीं है, बस पॉजिटिव डायरेक्शन में 5 यूनिट तक बना लेते हैं। तो अपने हिसाब से 5 ये हम मान लेते हैं कि हमारा यही डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर की है। तो 1, 2, 3, 4, 5 यहाँ पर लिख लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5। और x एक्सिस पर इसको अगर नहीं लेंगे तो भी कोई बात नहीं है। x एक्सिस पर अधिकतम कितनी डिस्टेंस है, 2, 4 कितना है 4। तो यहाँ पर 4 तक ले लेता हूँ, 1, 2, 3, 4, यहाँ पर लिखते हैं 1, 2, 3, 4। ठीक है, अब उसके बाद हम पहले का ग्राफ प्लॉट करते हैं। x का मान 1, उसके करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू 5 है, ये 1 है और ये 5 है, लेकिन हमको मिलेगा देखेंगे अपने ग्राफ पेपर में। तो 1 से जो सीधी लाइन गई होती है कुछ ऐसे होती है, और यहाँ पर 5 से जो सीधी लाइन गई है कुछ ऐसे होगी। जहाँ पर ये दोनों पॉइंट कट करते हैं इसी का निर्देशांक होता है 1,5। अब उसके बाद 2,3 है, तो x एक्सिस पर 2, तो 2 से जो लाइन गई रहेगी वो कुछ इस प्रकार से होगी, और उसके करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू 3 है। तो 3 से देखेंगे कि कौन सी लाइन गई, कुछ ऐसे हमारे ग्राफ पेपर में होगा। ये जो दो पॉइंट हमको मिले हुए हैं, इन दोनों पॉइंटों को मिला करके एक हम लाइन ड्रा कर लेते हैं ऐसे, ये ऐसा कुछ। अब उसके बाद ये जो हमारा सेकंड टेबल है, इससे x का और y का मान लेकर के ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो x का मान कितना है 4, यहाँ पर हमको 4 ये मिला, और 4 से जो लाइन ये 4 है ये, और 4 के करस्पॉन्डिंग 2, यहाँ पर 2। देखेंगे कि ये दोनों कहाँ पर कट कर रहे हैं, तो कुछ ये हो जाएगा। और फिर उसके बाद कितना है 2,3, x का मान 2 है और y का मान 3 है, यानी कि यही पॉइंट मिलेगा। इसको हम मिला करके एक ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं ऐसे। देखेंगे कि जो दोनों लाइनें एक दूसरे को कट की हुई हैं वो यहाँ पर कट की हुई हैं, और इस पॉइंट का निर्देशांक है कितना 2,3। इस पॉइंट का निर्देशांक कितना है 2,3। देखो हम जो है हमारे पास ग्राफ पेपर नहीं था, लेकिन तो भी जो है कि हम लोग एक 2, 4, 5 विधियाँ पढ़े हुए हैं। मतलब बस ग्राफीय विधि ही हम लोग 8 में नहीं पढ़े, बाकी 4 विधि हम लोग 8 में पढ़े हैं। तो उस 4 विधियों में से कोई भी एक विधि अप्लाई करके रफली, ये काम हमारा रफ का होगा, रफली कोई भी एक विधि अप्लाई करके इन दोनों को सॉल्व करके x और y की वैल्यू को निकाल लेते हैं। निकालने के बाद जब एक टेबल बनाते हैं तो उसमें x का मान कोई एक रखने पर y की करस्पॉन्डिंग वैल्यू निकालते हैं, और सेकंड जो हम सॉल्यूशन
किए हुए हैं उसमें से x का मान रखेंगे तो y का मान वो आएगा। ठीक, सेकंड में भी कोई भी x का मान रख करके करस्पॉन्डिंग y का मान निकालते हैं और सेकंड वो पॉइंट रखें जो हमारे सॉल्यूशन को पॉइंट होगा। उसके बाद इसका ग्राफ प्लॉट कर लेंगे, एक लाइन बनेगी, इसका ग्राफ प्लॉट कर लेंगे, लाइन बनेगी, जो दोनों कट करेंगी लाइन ही, वो जो पॉइंट होगा हमारा जो हम सॉल्व किए रहेंगे वही पॉइंट होगा, राइट। तो फिर ये जो हमारा हो जाएगा इस और इस लाइन का कटान बिंदु जो होगा वही इस रैखिक समीकरण युग्म का क्या कहलाएगा, हल कहलाएगा। तो रैखिक समीकरण युग्म को आलेखीय विधि से हल करने की ये विधि है। आगे बढ़ते हैं। तीसरा पॉइंट हमारा है रेखीय समीकरणों के संगत एवं असंगत युग्म। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान से हम लोग देखेंगे इसको। तो इसमें जो है हम लिखे हुए हैं जिन टॉपिकों पर हमें बात करनी है। फर्स्ट लिखे हैं संगत युग्म, सेकंड लिखे हैं असंगत युग्म और थर्ड लिखे हैं आश्रित युग्म। ये तीनों ही क्या होते हैं उसको हम लोग देखते हैं, तो समझते हैं। फर्स्ट हम लोग रेखीय समीकरण के युग्म लेंगे, पेयर लेंगे। तो मैं दो रेखीय समीकरण में लिखता हूं यहाँ पर ax1 प्लस a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और सेकंड लेते हैं a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। यहाँ पर हमको जानना जरूरी है ये जो a1 b1 और c1 ये क्या होते हैं रियल नंबर। ये हो जाएगा a1 कामा b1 कामा c1, ये किससे बिलोंग करते हैं, रियल नंबर वास्तविक संख्या से। और एक चीज हम लोग जानते हैं कि इसमें से कम अगर ये दो चर में रैखिक समीकरण युग्म है तो दोनों को 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये दोनों जो है कि शून्य के बराबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि दो चर तभी होगा जब ये a1 और b1 नॉट इक्वल टू 0 होंगे। तो यहाँ पर लिख सकते हैं a1 कामा b1 नॉट इक्वल टू 0। और उसी प्रकार से यहाँ भी लिख सकते हैं कि a2 b2 c2 बिलोंग करेंगे किससे, रियल नंबर से। और a2 b2 जो है कि दोनों क्या होंगे 0 के इक्वल नहीं होंगे, क्योंकि अगर दोनों में से कोई भी एक 0 के इक्वल हो जाएगा दो चर में रैखिक समीकरण युग्म नहीं रह जाएंगे। तो समझते हैं। हाँ, अगर यहाँ पर लिखा हुआ रेखीय समीकरण, तो रेखीय समीकरण में अगर ये जो है टर्म इसमें से कम इन दोनों में से कम एक अशून्य होना चाहिए। रेखीय समीकरण की मैं बात कर रहा हूँ, कम से कम एक अशून्य होना चाहिए। एक अशून्य का मतलब कि एक अशून्य होना चाहिए, दोनों अशून्य हो सकते हैं, दोनों 0 के बराबर नहीं हो सकते हैं। जब दोनों 0 के इक्वल हो जाएंगे तो मिलता है हमको a1 प्लस a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर बराबर कितना 0। लेकिन अगर दोनों में से कम कोई एक अशून्य होगा तो यहाँ पर नॉट इक्वल टू 0 मिलता है, जो एक रिलेशन हम लोग पढ़ चुके हैं कि अगर यह कोई मतलब दो चर में एक रैखिक समीकरण है तो फिर यहाँ पर ये कंडीशन होनी चाहिए a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0। मतलब दोनों को वर्क करके जोड़ेंगे तो कभी वो 0 के इक्वल नहीं जाएगा। समझते हैं। तो हमारे पास ये दो चर में रैखिक समीकरण हम युग्म लिए हैं और इस पर जो हमको विचार करने हैं वो संगत युग्म क्या होता है, असंगत युग्म क्या होता है, आश्रित युग्म क्या होता है। तो देखते हैं, जब हमारे पास ये कोई दो चर में रैखिक समीकरण युग्म होता है तो इसका कोई सॉल्यूशन होता है, या तो यूनिक सॉल्यूशन हो या तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन। कोई सॉल्यूशन अगर होगा तो उस कंडीशन में ये जो हमारे पास ये पेयर मिलते हैं, ये जो हमको युग्म दिया गया है, इसी को कहा जाता है संगत। फिर से समझते हैं, हमारे पास कोई रैखिक समीकरण युग्म दिया हुआ है और उसका कोई अगर सॉल्यूशन है, चाहे इनफाइनाइट सॉल्यूशन है चाहे यूनिक सॉल्यूशन है, तो उस कंडीशन में ये जो हमारे पास युग्म होते हैं इसका नाम होता है संगत युग्म।
और इसके लिए जो हमको कंडीशन मिलती है, अभी हम बताएंगे कि वो कंडीशन कैसे है। जो इसके लिए हमको कंडीशन मिलती है संगत युग्म के लिए, जो x मतलब कि x है, y है और अचर पद है, उनके गुणांकों का अनुपात निकालते हैं। मतलब a1 बटे में a2, b1 बटे में b2 और c1 बटे में c2। जब ये निकालते हैं तो ये क्या होता है, नॉट इक्वल टू। जब ये नॉट इक्वल टू होगा तो ये इक्वल टू भी हो सकता है और नॉट इक्वल टू भी हो सकता है, इन दोनों में से कुछ भी हो सकता है। फिर से बता दें, जब हमारे पास कोई रैखिक समीकरण युग्म दिया रहेगा तो वह संगत कहलाएगा यदि उसका कोई सॉल्यूशन होगा, या तो यूनिक सॉल्यूशन हो या तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन, तो उसको हम कहते हैं संगत युग्म। और दूसरी तरह से ऐसे भी हम डिफाइन कर सकते हैं कि a1x + b1y + c1 बराबर 0, a2x + b2y + c2 बराबर 0 संगत कहलाता है यदि, चाहे यदि और केवल यदि भी लिख सकते हैं। यदि a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, ये जो है या नॉट इक्वल टू रहे या इक्वल टू रहे, बस यहाँ पर हमको देखना होता है कि ये क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू। इस कंडीशन में इसको हम कहते हैं कि क्या है, संगत है। इस पर हम लोग बस ध्यान देना है कि पहले ही क्या a1 बटे में a2 नॉट इक्वल टू b1 बटे में b2 होना चाहिए। यहाँ पर कोई भी साइन हो सकता है, मतलब ये आ जाने के बाद इसको हम देखते ही नहीं, कुछ भी हो नहीं, इसको निकालेंगे तो भी कोई बात नहीं है। तो ये रहा हमारा दो चर में रैखिक समीकरण युग्म को संगत होने का प्रतिबंध, ये संगत होने का प्रतिबंध। सेकंड बात करते हैं असंगत युग्म, और जब इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं तो इसका ग्राफ जो प्लॉट होता है, ये अगर हमारा x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, तो इसका जब ग्राफ प्लॉट करेंगे तो कुछ इस प्रकार से ग्राफ होता है, राइट है। अब उसका बात करते हैं असंगत युग्म। असंगत युग्म का मतलब ये होता है, चाहे उसकी डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो ये होगा कि दो चर में रैखिक समीकरण युग्म असंगत कहलाता है यदि उसका कोई हल नहीं होता है। अगर दो चर में रैखिक समीकरण युग्म है, उसका अगर कोई हल नहीं है, तो उसका जब हम ग्राफ बनाते हैं, ये हमारा x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, तो जब ग्राफ बनाते हैं तो दोनों लाइनें क्या हो जाती हैं, पैरेलल। इस कंडीशन में हम कहते हैं कि ये जो हमारा रैखिक समीकरण युग्म है, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। इसके लिए जब हम a1 a2 b1 b2 c1 c2 में रिलेशन लिखते हैं तो वो हमको कैसे मिलता है, मैं यहाँ पर लिखता हूँ a1/a2 इक्वल टू b1/b2, यहाँ पर इक्वल टू बोल रहे हैं और नॉट इक्वल टू लिखना है, इक्वल टू, और यहाँ पर क्या रहेगा, नॉट इक्वल टू। समझाते हैं फिर से, जब किसी रैखिक समीकरण युग्म का कोई सॉल्यूशन नहीं होता है तो उस रैखिक समीकरण युग्म का नाम होता है असंगत युग्म। असंगत युग्म के लिए जो a1 b1 a2 b2 और c1 c2 a1 b1 c1 a2 b2 c2 में जो रिलेशन होता है वो होता है a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। तो ये जो होता है वो किसके लिए होता है, संगत, और ये होता है और किसके लिए होता है, असंगत। बात करते हैं थर्ड पॉइंट, आश्रित युग्म। तो फिर संगत का ही एक पार्ट है आश्रित युग्म। ये जो हमारा संगत युग्म है, इसी का ये पार्ट है, बस अलग से नाम दे दिया हुआ है कि आश्रित युग्म क्या होता है, तो इसको हम लोग जानेंगे। तो अभी अभी हम बात किए हैं कि संगत युग्म में दो बातें आती हैं, या तो यूनिक सॉल्यूशन होगा या तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। तो फिर इनफाइनाइट सॉल्यूशन वाला जो हिस्सा होता है उसी को हम क्या कहते हैं, आश्रित युग्म कहते हैं। फिर से एक बार बात कर लेते हैं हम लोग। मैं बता रहा हूं कि संगत युग्म में दो बातें आती हैं। क्या होता है, संगत युग्म में दो बातें आती हैं। कौन कौन बातें आती हैं, जो हमारा रैखिक समीकरण युग्म दिया रहेगा उसका बस हल होना चाहिए,
तो फिर हल की दो केसेस मिलती हैं, एक यूनिक सॉल्यूशन और दूसरा इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन जो होता है वह इनफाइनाइट सॉल्यूशन की जब कंडीशन मिलती है दो समीकरणों को, उसी का नाम होता है आश्रित युग्म। तो हम लिख सकते हैं इसकी डेफिनेशन को ऐसे, जब किसी समीकरण युग्म का अनंत हल होता है उसको हम क्या कहते हैं, आश्रित युग्म कहते हैं। और आश्रित युग्म के लिए जो a1 b1 c1 और a2 b2 c2 में जो रिलेशन होता है वो होता है a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2 बराबर c1 अपान c2। ये किसके लिए कंडीशन है, आश्रित। या इसकी डेफिनेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि जब कोई समीकरण युग्म जो होता है तुल्य, तुल्य का मतलब क्या होता है, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट का मतलब है समानता से उसका मतलब। समानता का मतलब ये होता है कि मैं ये कहूँ 2/4, 4/8, 8/16, ये सब ये कहीं है, बस दिखने में अलग अलग लग रहे हैं। तो ये सभी जो भिन्न है वह क्या है, तुल्य भिन्न कहलाएंगे। तो ये तुल्य, तुल्य का मतलब कि इक्वल से उसका रिलेशन होता है। तो जब दो लाइनें, क्या हम ये कह सकते हैं कि जो हमारे पास रैखिक समीकरण युग्म दिया हुआ है वह तुल्य हो। तुल्य का मतलब कि एक ही, दिखने में अलग अलग रहेंगे लेकिन वो एक ही होगी। जैसे 2x + 3y + 5 बराबर 0, एक मैं ये लिख दे रहा हूँ, और सेकंड लिख दे रहा हूँ 4x + 6y + 10 बराबर कितना, 0। ये दोनों एक ही हैं लेकिन दिखने में थोड़ा अलग अलग लग रहे हैं। तो इन्हीं दोनों लाइनों को कहेंगे या रैखिक समीकरण युग्म को क्या कहेंगे, आश्रित युग्म कहेंगे। देखो 2 से इसमें मल्टीप्लाई कर देने के लिए आ जाएगा ना, तो ये दोनों क्या है, ये तुल्य है। तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास रैखिक समीकरणों का जो युग्म दिया हुआ है वह क्या है, तुल्य। यानी कि तुल्य रैखिक समीकरण युग्म को हम क्या कहते हैं, आश्रित युग्म कहते हैं, राइट। और इसका जो हम ये कह रहे हैं कि आश्रित युग्म जो होता है, रैखिक समीकरण युग्म जो आश्रित युग्म है उसके लिए a1 b1 c1 और a2 b2 c2 में जो रिलेशन होता है वो a1/a2 = b1/b2 = c1/c2, राइट। आगे देखते हैं। हम लोग थोड़ा सा एक चीज और बात कर लेते हैं कि हमारे पास ये रैखिक समीकरण युग्म है दो चर में। तो ये तो हम जानते हैं a1 b1 c1 बिलोंग करते हैं रियल नंबर से, और a1 b1 दोनों ही 0 के बराबर नहीं होने चाहिए, क्योंकि अगर दोनों ही 0 के इक्वल हो जाएंगे तो फिर ये दो चर में रैखिक समीकरण युग्म नहीं कहलाएगा। तो फिर वो हम पीछे बात कर चुके हैं अभी अभी। तो ये जानते हैं कि इसमें a1 b1 c1 a2 b2 c2 क्या है। अब ये जो कंडीशन हम लिखे हैं कि a1/a2 ≠ b1/b2 है, तो इसको हम रैखिक समीकरण युग्म है उसको संगत कहते हैं। और ये कंडीशन अगर मिल जाती है तो असंगत कहते हैं, और ये कंडीशन अगर मिल जाती है तो हम आश्रित कहते हैं। तो फिर देखते हैं कैसे। तो अभी कुछ देर पहले हम लोग बात किए हैं कि अगर दो लाइनें ऐसे कट करती हैं तो इसको हम क्या कहते हैं, यूनिक सॉल्यूशन दिया जाता है, कि मतलब कि उसका एक अद्वितीय हल है। अगर ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, अगर लाइन ऐसे हो जाती है ऐसे, तो इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होता है पैरेलल। अगर लाइन हमारी ऐसे हो गए कि एक लाइन ये है और दूसरी लाइन भी इसी पर ये ऐसे है, तो इसको हम क्या कहते हैं, समपाती कहते हैं, जिसका इनफाइनाइट, क्योंकि एक रेखा पर अनंत बिंदु होते हैं। तो इस रेखा का अनंतो बिंदु इस रेखा पर स्थित है, इसलिए इसका जो सॉल्यूशन हो जाएगा वो इनफाइनाइट हो जाएगा। तो हम एग्जांपल से इसको स्पष्ट करना चाहते हैं कि ये कैसा होगा। तो देख लेते हैं। जब ये कोई लाइन लिए है 2x + 3y और +5, और यहाँ पर लिख रहा हूँ x + y -2 बराबर 0, ठीक है। तो इसको हम हल करेंगे तो इसका यूनिक सॉल्यूशन ही आएगा। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब कि x का मान सिंगल के करस्पॉन्डिंग y का मान सिंगल, और कोई मान हो ही नहीं सकता। तो देखो इसको हम हल करते हैं।
जब हल करेंगे तो देख लेते हैं कैसे इसको हम हल कर लेते हैं। चलो मैं क्या कर लेता हूँ ना, 2 से मल्टीप्लाई इसमें करके और इसमें से इसको घटा लेता हूँ। तो 2 से जब मल्टीप्लाई करूंगा इसको तो ये हो जाएगा 2, ये भी हो जाएगा 2 और ये क्या हो जाएगा 4। इसमें से इसको घटाऊंगा, ठीक है, ये कटेगा कटेगा और 3y में से 2y निकल जाएगा तो y हो जाएगा और 5 में से यानी कि 5 4 9 5 बराबर 0। तो y बराबर कितना आ जाएगा -9। y का मान -9 इसमें रख लेते हैं, ये हो जाएगा 2x -9 3 27 + 5 बराबर 0। ये 2x और -22 बराबर कितना आ जाएगा 0। तो x बराबर कितना आ जाएगा 0। तो देखो x का मान 11 और y का मान -9 और कोई x और y का मान इसको सेटिस्फाई इन दोनों को एक साथ नहीं कर सकता है, इसलिए इसका क्या है एक यूनिक सॉल्यूशन। जब यूनिक सॉल्यूशन है तो फिर वो रिलेशन हम निकाल करके देखते हैं, मतलब कि a1/a2 b1/b2 c1/c2। तो देखते हैं कि उसमें रिलेशन हमको क्या मिलता है। तो एक चीज तो हम लोग जान गए कि इसका क्या है यूनिक सॉल्यूशन है। और जब यूनिक सॉल्यूशन है तो अब हम a1 b1 c1 a2 b2 c2 में रिलेशन निकालेंगे। ये क्या था x था और ये क्या था y था और ये क्या था 2 था। निकालते हैं, देखो यही है a1 यही है a2। तो ये हो जाएगा 2/1, ये 3/1 और ये कितना है 5/-2 साइन के साथ लिखते हैं। ये हमको दिख रहा है कि नॉट इक्वल टू है 2/1 कभी 3/1 इक्वल नहीं, यानी कि 2 और 3 इक्वल नहीं है। और ये भी क्या है नॉट इक्वल टू। मैं कहा हूँ कि बस ये नॉट इक्वल टू होना चाहिए, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। जैसे अगर मान लो कि 3/1 दिख रहा है, ये 3/1, तो मैं इसको मैं ऐसे कर लेता हूँ, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 6 और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कुछ इस प्रकार से। ये देखो ये 3/1 है ना, और ये देखो -6/-2 बराबर, ठीक है नहीं। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये इक्वल भी हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है कि बराबर है कि बराबर नहीं है उस पर हम लोग ध्यान नहीं देते हैं, बस यहाँ पर क्या होना चाहिए नॉट इक्वल टू होना चाहिए, ठीक है। आगे सेकंड पॉइंट की बात कर लेते हैं। एक लाइन ऐसे हम लेते हैं जो क्या हो पैरेलल। पैरेलल का मतलब क्या होता है मैं बताता हूँ। 2x + 3y - 1 बराबर 0 और फिर मैं यहाँ पर ले लेता हूँ ये 2x + 3y - 10 बराबर कितना ले लेता हूँ। जब इसका हम ग्राफ प्लॉट करेंगे चेक कर सकते हैं हम लोग, इसका जब हम लोग ग्राफ प्लॉट करेंगे तो ये दोनों लाइनों का जो ग्राफ बनेगा वो क्या बनेगा पैरेलल, समांतर, ठीक है। और जब समांतर है तो फिर अब देखते हैं कि a1 b1 c1 a2 b2 c2 में क्या रिलेशन मिलता है। देखो ये हो जाएगा 2/2 और ये 3/3 और ये -1/-, इसको देखेंगे तो ये 1 है, ये भी क्या है 1, ये दोनों क्या हो गए इक्वल। लेकिन क्या ये 1 और ये दूसरा कुछ है, ये क्या हो जाएगा नॉट इक्वल टू, नहीं कि हमेशा पैरेलल के लिए यहाँ पर क्या होता है इक्वल टू का साइन और यहाँ पर नॉट इक्वल टू का साइन। अब अगर हम बात करेंगे कि दोनों लाइनें अगर समपाती हैं तो ये दोनों लाइनें समपाती होती हैं 2x + 3y और +7 बराबर 0 किस संख्या से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। चलो 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3 गुना के 6 और ये 3 दिल से 9 और ये 3 से 45 बराबर। ये दोनों लाइनें कैसी हैं समपाती। जब फिगर बनाएंगे इन दोनों का तो एक के ऊपर एक चढ़ जाएंगी लाइनें। तो a1 b1 c1 में रिलेशन a2 b2 c2 में निकालेंगे 2/6 3/9 7/1, 2/6 3/9 और ये 7/1, ये 1/3 1/3 1/3, ये तीनों क्या है इक्वल है। आगे बात करते हैं। तो इसके बाद हम लोगों की एक्सरसाइज है प्रश्नावली 3.2। देखते हैं इसका पहला प्रश्न, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। तो पहला सवाल है
मतलब कि ये जो लिखा हुआ है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके ग्राफिक के हल ज्ञात कीजिए। मतलब पहले सवाल के लिए बस इतना लिखा हुआ है। तो पहले सवाल में है 2 प्रश्न, तो 2 प्रश्नों के लिए उसका निर्देश है, बाकी अगले प्रश्न के लिए जो निर्देश होगा उसको हम देखेंगे। तो पहला का फर्स्ट करे कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कों की संख्या यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने, तो मैं लिख लेता हूं फर्स्ट, करा है कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। तो माना लड़कों की संख्या x तथा लड़कियों की संख्या कितनी है 1, क्योंकि 2 चर में हम लोग पढ़ रहे हैं इसलिए 2 चर मान करके चलेंगे हमारे। तो प्रथम शर्त से इधर मैं थोड़ा लिखता हूं, प्रथम शर्त से क्या कर रहा है कि कक्षा में 10 में लड़कों और लड़कियों की संख्या 10 है, मतलब 10 विद्यार्थी लिए गए। तो 10 विद्यार्थी का मतलब कि ये लड़कों की संख्या को और लड़कियों की संख्या को ऐड करके 10 के इक्वल होगा। प्रथम शर्त से x + y = 10 इक्वेशन नंबर फर्स्ट। द्वितीय शर्त से क्या कर रहा है, यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक, मैं यहां पर लिख लेता हूं लड़कियों की संख्या y और लड़कों की संख्या x करा है। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, ये क्या है इससे 4 अधिक है, तो मैं क्या कर लेता हूं इसमें 4 ऐड कर देता हूं, दोनों क्या हो जाएंगे इक्वल। तो थोड़ा इसको ax + by + c के फॉर्म बना लेता हूं। ये हो जाएगा x - y + 4 = 0 इक्वेशन नंबर सेकंड। अब इसको हमें क्या करना है, लड़कों और लड़कियों की संख्या हमको बना, पहले तो निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण के युग्म बनाइए। तो रैखिक समीकरण का युग्म तो हो चुका है सेकंड, और उनके ग्राफीय विधि से हल, इसको क्या करना है ग्राफीय विधि से हल करना है। तो ग्राफीय विधि से हल ज्ञात करने के लिए पहले हम इसको क्या कहे थे, हल करने के लिए रफली x और y का मान निकाल लेते हैं। 4 विधि हमको क्लास 8 में बताई जा चुकी है, तो रफली इसको निकाल लेते हैं। मैं यहीं पर निकाल लेता हूँ, इन दोनों को अगर जोड़ देंगे तो 2x और ये कितना हो जाएगा, ये से कटेगा 2x और बराबर इसको मैं इधर कर लेता हूँ तो 6 हो जाएगा। x बराबर कितना आ जाएगा 3, x का मान 3 इसमें अगर रख लेंगे, x का मान 3 तो y का मान 7। क्या चेक कर लो, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा 1 से ये लिखूंगा x और ये y। तो एक तो वो x का मान होगा जो ये आया है, x की वैल्यू यहाँ पर कितनी हो जाएगी 3, x के करस्पॉन्डिंग इसमें दोनों में रखेंगे तो 3 आएगा। देखो x का मान 3 रखेंगे अगर हम तो y का मान 7 आएगा। यहाँ भी x का मान 3 रख करके चेक कर सकते हो, y का मान कितना आएगा 7 ही आएगा। अब x का मान कोई एक अपने मन में लेंगे, कितना लेंगे 5 लेंगे। तो x का मान 5 तो y का मान 5, x का मान 5 तो y का मान 5। अब यहाँ पर लिख लेते हैं 2 से केवल बना रहे हैं, ये आसान तरीका है बनाने का। x का मान वही रख लेते हैं, वो सेटिस्फाई करेगा 3, 7 ये हो जाएगा। और कोई अलग से कोई एक और मान लेते हैं, चलो x का मान हम कुछ ऐसा ले, मतलब भिन्नात्मक वैल्यू न मिले जिससे हम ग्राफ अच्छा से बना सकें। भिन्नात्मक का मतलब कि x का मान कुछ पूर्णांक रखने पर y का भी मान पूर्णांक इंटीजर सी है। यहाँ पे देखो x का मान सपोज कर लो अगर मैं कितना रख लूं, इसको तो इधर करना है ना, तो कुछ भी रख लेंगे पूर्णांक ही है। x का मान कुछ भी लेंगे पूर्णांक का, तो x का मान 1 ले लेंगे, x का मान 1 लेंगे तो y का मान 5। अब फिगर ड्रा कर लेते हैं, तो फिगर बनाने के लिए मैं एक
बात बताया उसको याद रखना है कि पैमाना हमको बार बार लिख देना चाहिए, क्योंकि कभी हमको ये बड़े मान मिल जाते हैं, उसके लिए पैमाना निश्चित होता है, तो ये लिखना जरूरी होता है हम लोग को। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ पैमाना, ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है। देख सकते हो बहुत बड़े बड़े मान में 7 तक गया है, तो लिख देंगे यहाँ पर एक्स अक्ष पर, एक्स अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई, मतलब हमारे जो इसमें गैपिंग होती है 1-1 सेंटीमीटर पर होती है, और ये हमारे यूनिट में होते हैं 3 इकाई, 5 इकाई, ठीक है, 3 इकाई, 5 इकाई, ये सब है। तो देखो एक्स अक्ष पर अधिकतम कितना है, 5 ही तो लग रहा है। देखो एक्स समान ये 5, तो 5 तक जा रहे हैं, वो भी पॉजिटिव सब है, तो पाई की डायरेक्शन में 5 तक जा रहे हैं 1। ये देखो 1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस होती है, वो हम मान करके चल रहे हैं, क्योंकि हम नाप नहीं रहे, बस कह दे रहे हैं कि 1 सेंटीमीटर है तो हमको मान लेना है। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, और ये हम लोग जानते ही हैं ये ओरिजिन होता है। वाई एक्सिस पर अधिकतम कितना 7, तो 7 ऊपर पाई की डायरेक्शन में 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। अब देख लेते हैं, ये देखो x के करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू सेम, यानी कि 3 7, ये हो जाएगा 3 से देख लेंगे कौन सी लाइन ऊर्ध्वाधर गई है, और 7 से कौन सी क्षैतिज गई है, जहां दोनों एक दूसरे को कट करेंगे वही हमारा क्या होगा पॉइंट, और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा 3,7। और देख लेते हैं 5 5, x का मान 5, y का मान 5, राइट है। अब क्या करेंगे, दोनों पॉइंटों को मिला करके आगे पीछे लाइन को बना दूंगी, यही हमारा ग्राफ हो गया इस पहले समीकरण का। सेकंड को देखते हैं, इसका ग्राफ x का मान 3 7, x का मान 3 7, यही है। अच्छा दूसरा है 1, राइट, तो 1 ये है और 5 ये है, ठीक है, और एक ये है। तो अगर हम देखें सॉल्यूशन इसका, तो एक जगह इसी पॉइंट पर कट के इस पॉइंट का निशान कितना है, तो लिखते हैं ग्राफ से स्पष्ट है, ग्राफ से स्पष्ट है x बराबर कितना 3 और y बराबर, तो अतः कक्षा में लड़कों की संख्या 3 और लड़कियों की संख्या